हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे बहुत डिटेल से कि संसदीय शासन व्यवस्था में कैसे कैसे काम होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम भारत की कुछ स्थितियों को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये हम सब देखेंगे। भारत में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का क्या है, एक प्रकार से विभाजन किया गया है अलग अलग स्तर पर। इसमें शक्तियों के विभाजन में सत्ता का भी विभाजन है और शक्तियों का भी क्या है, स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। और ये दोनों ही चीजें कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इनमें 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन से संबंधित है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमारे यहाँ पाया जाता है। इसमें आर्टिकल है 246, इसमें विभाजन पाया जाता है। इसमें अनुच्छेद है 246। इसमें क्या है, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सूचियों के आधार पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। 246 क्या स्पष्ट करता है कि भारत में संघ सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, ये 4 प्रकार की सूचियां हमारे यहां हैं। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों, केंद्र भी व राज्य भी। राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाता है और अवशिष्ट सूची पर केंद्र ही कानून बनाता है। तो ये बातें तो हमारी हो गई शासन की शक्तियों के विभाजन, यानी कि संसदीय व्यवस्था में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, किस प्रकार से कहां कहां कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिससे तनाव ना हो, जिससे अराजकता ना हो, या यूं कहें जिससे एक दूसरे के अतिक्रमण को ना किया जा सके, क्षेत्र मुक्त हो। तो हमने देख लिया हमारे यहाँ कितने प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। संघ सूची जो केंद्र के अधीन होती है, कानून कौन बनाता है, इस पर केंद्र। समवर्ती सूची ये दोनों के अधीन होती है, केंद्र और राज्य। विवाद की स्थिति में केंद्र ही बनाता है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और अवशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बनाता है। इसके बाद हम देखें संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है क्या नहीं है। इसके आगे देखें तो भारत में 2 स्तर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसमें प्रथम में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है। इसमें पहला स्तर हम देखें तो यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि इस शासन व्यवस्था में प्रमुख किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसमें हम केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें, केंद्रीय शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर जो पद आता है वो आता है राष्ट्रपति महोदय का। इसके बाद यदि किसी का पद आता है तो होता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। ये 2 स्तर की कार्य व्यवस्था वहां पर है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अब सवाल नंबर पहला यहां से बनता है। दो सवाल तो अपने वहां से बन गए। कितने प्रकार की अनुसूचियां हैं? तो 12 में से 7वीं अनुसूची हमारे शक्ति विभाजन से संबंधित है। कितने प्रकार की शक्तियों में बांटा गया? तो 4 प्रकार की शक्तियां हैं, वो डिटेल से हमने पढ़ ली। अब संसदीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाई गई? अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई? इस पर हम बात करते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में इंपॉर्टेंट ताकत या यूं कहें सेंट्रलाइजेशन पावर की यदि हम बात करें तो वो किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाता है। यूं कहें हमने पहले, इससे ठीक पहले अगर हम बात करें तो हमने 3 प्रणाली कार्यपालिका की पढ़ी थी। पहली अध्यक्षात्मक, फिर अर्ध अध्यक्षात्मक और तीसरी पढ़ी थी हमने संसदीय शासन व्यवस्था। यहां हम 2 की कंपेयर करें, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक में। तो अध्यक्षात्मक में आप जानते हैं पावर ऑफ सुप्रीम पावर की यदि हम बात करें तो कौन बन जाता है? राष्ट्रपति महोदय बन जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रबल राष्ट्रपति होना नुकसानदायक हो सकता है। जहां है ये व्यवस्था उसका सिस्टम अलग है, लेकिन इस व्यवस्था में राष्ट्रपति पावरफुल बन जाता है। कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का कोई रोल इसमें इतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये कठोर परिस्थितियां बन सकती हैं। इसीलिए हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई। दूसरा कारण क्या है? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहीं ना कहीं नकारात्मक इसका कारण रहता है। जहां ये राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां तो क्या है? डायरेक्ट चुनाव होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आम जनता चुनती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का प्रावधान हमने कौन सा बना दिया था? अप्रत्यक्ष। ऐसे में राष्ट्रपति को डायरेक्ट शासन देना सही चीज नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पावरफुल बनाया गया है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि आम जनता के अधिकार होने चाहिए ज्यादा। और आम जनता के अधिकार किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं, क्योंकि ये जीत कर आते हैं, चुनाव लड़ा जाता है और जनता के डायरेक्ट प्रत्याशी ये होते हैं। इसके बाद ये तो केंद्र सरकार में हो गया। इसके बाद राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में भी 2 लोग, एक राज्यपाल महोदय और एक मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद। ये भी ठीक वैसे ही, ये क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष, ये वास्तविक अध्यक्ष। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष भी कहलाता है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष भी कहलाता है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी कहलाता है। प्रथम नागरिक भी कहलाता है। तो ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति का क्या पाया जाता है? विकेंद्रीकरण। जो अभी हम देखेंगे विकेंद्रीकरण कैसे है। फिर केंद्रीय शासन व्यवस्था में बात करें, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैसे हैं? वास्तविक, यानी कि आम जनता की जो मूल ताकत है वो किसको प्राप्त हुई है? प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुई है। राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। पहले राज्यपाल जो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, सीएम साहब जो क्या है? वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, ऐसे सत्ताधारी लोग जिनका चुनाव आम जनता ने किया है वो सारे पावरफुल इंडिया में। चाहे सरपंच देख लो आप, चाहे वार्ड पंच देख लो, चाहे आपके मंत्री महोदय देख लो, चाहे आपके प्रधानमंत्री देख लो, चाहे मुख्यमंत्री देख लो, ऐसे लोग जो डायरेक्ट चुनकर आए हैं, जिसने जनता के द्वारा अपना मत प्राप्त किया है, वो सब पावरफुल हैं जनता में, वो उनको सबको अधिकार दिए गए हैं। ऐसे लोग जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आए हैं, उनकी पावर कम है, ताकत कम है या नियंत्रित ताकत में काम करते हैं। 2 बातें हैं,
डायरेक्ट चुनाव, जनता के द्वारा जिनका डायरेक्ट चुनाव हुआ है वो ताकतवर पद पर है, शक्ति उनके पास ज्यादा है, और जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना, अपने प्रतिनिधियों ने अपना प्रतिनिधि चुना, यानी कि प्रतिनिधि का जो प्रतिनिधि है प्रत्यक्ष चुनाव इसे ही कहते हैं कि जिसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती। यानी कि हमने हमारे सांसदों को चुना, हमारे सांसद और एमएलए ने मिलकर राष्ट्रपति महोदय को चुना। तो राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जिनकी शक्तियां क्या होंगी, कम। आप जानते हैं राष्ट्रपति का तो फिर भी चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल महोदय का तो चुनाव ही नहीं होता। ऐसे ही उप सरपंच साहब का भी चुनाव नहीं होता है, वार्ड पंच मिलकर ही क्या कर देते हैं, उनको अपना इलेक्शन नेता कर लेते हैं। आम जनता इनके चुनाव में भाग नहीं लेती है, उप सरपंच साहब के चुनाव में भाग नहीं लेती आम जनता। तो इस प्रकार से हम ये संसदीय शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसमें हम केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण को भी देख लेते हैं। केंद्रीयकरण व्यवस्था कौन सी है और विकेंद्रीकृत व्यवस्था कौन सी है। ये व्यवस्था कहलाती है केंद्रीकृत, सभी शक्तियों का किसी एक प्रमुख के हाथ में आ जाना। कौन सी व्यवस्था कहलाती है, केंद्रीकृत व्यवस्था कहलाती है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था कौन सी कहलाती है, चारों तरफ फैलना, यानी कि सेंटर से चारों तरफ फैलना। कौन सी व्यवस्था कहलाती है, विकेंद्रीकृत। इसे हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे संविधान से ताकत गई केंद्र सरकार को, फिर राज्य सरकार को, और फिर स्थानीय शासन को। दूसरा उदाहरण संविधान से फिर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और फिर स्थानीय शासन को। अब आप देखें पहले वाले एग्जाम्पल में यदि मैं यहां से ताकत कट कर दूं या यहां से पावर की सप्लाई बंद कर दूं तो ना तो केंद्र रहेगा, ना राज्य रहेगा, और ना ही स्थानीय शासन रहेगा। कुल मिला के सभी का शासन कंटिन्यू लैप्स हो गया। यहाँ केंद्र की दादागिरी रहेगी और ये वाली व्यवस्था रहेगी, यानी कि सारा पावर किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। दूसरी व्यवस्था देखें विकेंद्रीकरण में, यदि यहाँ से केंद्र की ताकत कट भी कर दें तब राज्य और स्थानीय शासन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये कौन सी व्यवस्था कहलाती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, और इसे कहते हैं सत्ता का या शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि शासन के कितने रूप, दो, एक विकेंद्रीकृत और एक केंद्रीकृत। अध्यक्षात्मक व्यवस्था ये है, संसदीय शासन व्यवस्था ये है। वैसे संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो इसमें एक शब्द आता है संघवाद, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फेडरेशन, और फेडरेशन की जगह हम क्या कह सकते हैं, यूनियन भी उसे कह सकते हैं। वो भी हम डिटेल से देखेंगे। भारत ने कौन सी सत्ता अपनाई, विकेंद्रीकृत सत्ता अपनाई, जिसमें सत्ता बहुत सारे लोगों से मिलकर चलाई जाती है। सत्ता का कोई ध्रुवीकरण नहीं कर सकता, केंद्रीकरण नहीं कर सकता, और इसमें संविधान सबको बराबर के हक देता है। आपको ये ध्यान रखना है, भारत में प्रबल केंद्र के साथ राज्यों को सत्ता दी गई है। आपातकाल में केंद्र इतना मजबूत हो कि पूरे देश को संभाल सके, इसीलिए मजबूत केंद्र बनाया गया। केंद्र दादागिरी ना कर सके इसलिए राज्यों को भी प्रबल शक्ति दी गई है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कथन चलता है, और वो कथन क्या है, अविनाशी राज्यों, यह है विनाशी राज्यों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बहुत प्रसिद्ध है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, इस साल भी और अगले साल भी, तो दोनों साल ही आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में भी ये है। अब आपको दो शब्द देखने हैं,
विनाशी जिसका क्या हो सके, नाश हो सके, जिसका क्या हो सके, नाश हो सके या समाप्ति हो सके। एक बात, अविनाशी जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो या समाप्ति ना हो। यानी कि भारत में राज्यों को तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, सीमाएं कम की जा सकती है, नाम परिवर्तन किया जा सकता है, XYZ बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन राज्य यानी कि भारत, यहाँ संघ कौन है, भारत है, वो हमेशा ही बना रहेगा। इसकी अखंडता पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी कि भारत हमेशा ही बना रहेगा और इसकी बातों पर, इसके अखंडता पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसमें हम आगे देखें तो भारत ने 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला भारत और दूसरा कोई अन्य देश। भारत में ये केंद्र है, यानी कि ये पूरा भारत ही हो गया, एक केंद्र इधर, ये छोटे छोटे इसके क्या हैं, राज्य। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहां इधर राज्य, इधर राज्य। किसी भी देश को बनने के लिए, किसी भी राज्य को बनने के लिए कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई बल, कोई ना कोई शक्ति काम करती है। अन्य देशों की बात करें तो इस देश का इस केंद्र के साथ क्या है, समझौता है। क्या है, समझौता है। और समझौता कितने लोगों में होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीपावली का सीजन चल रहा है, हम घरों में कलर पेंट करवाएंगे, सफाई करवाएंगे, बहुत सारे काम होंगे, हम वेतन देंगे, पारितोषिक देंगे, कीमत देंगे और उसके बदले हम काम करवा लेंगे। क्या है, समझौता है। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, यानी कि बिल्कुल समान में है। हम दुकान पे गए, 10 रुपए का सामान चाहिए, 10 रुपए दिए और सामान ले लिया। क्या है, समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से। लेकिन भारत में अपने राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना है, भारत के संविधान में क्या है, राज्यों का संघ। क्या है, राज्यों का संघ का उल्लेख है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात लिखी हुई है भारत के संविधान में। ये इसलिए लिखा गया कि ये राज्यों का क्या है, समूह है और इसमें कोई भी राज्य अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से। आपको याद होगा तेलंगाना मार्च 2014 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में नया राज्य बना था। जम्मू कश्मीर के 3 भाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और भारत में 370 खत्म करके 35 एक खत्म करके एक अलग से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अपना स्टेट बना लिया है। तो विशेषाधिकार है वो खत्म कर दिए गए हैं। 370 तो आप समझते ही हो, 35 का मतलब है वहां जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता था। अब सामान्य हो गया है, कहीं कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं। भारत का सामान्य एक राज्य कौन हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है। बाकी स्टेट जैसे हैं वैसे ही क्या है, जम्मू कश्मीर है, उसके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कह रहे हैं सर एक आर्टिकल बचाया गया है, वो कौन सा है? बस कुछ नहीं, उसमें ये है कि भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर होगा, तो वो तो है ही, क्योंकि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ये क्लियर कट कहा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन पे भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, किसी भी राज्य से कोई समझौता नहीं किया है। ये सामान्य है और ये क्या है, राज्यों का एक संघ है। सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं और कोई भी राज्य अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता। ये पूरी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता। कुछ और बची हैं जो हम अगले वीडियो में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके साथ धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और भी बातें रखी गई हैं, जैसे 356 का दुरुपयोग ना हो,
संसदीय शासन व्यवस्था में 356 का दुरुपयोग। आपातकाल के 3 प्रावधान हैं। ये पहला प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये है राष्ट्रपति शासन, ये हम 10th पे बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। और ये है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बहुत बार क्या होता है, केंद्र अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देता है, लेकिन आपको याद होगा अभी हिमाचल प्रदेश में खंडूरी साहब की सरकार को केंद्र ने गिराने की कोशिश की, लेकिन खंडूरी साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से वापस सरकार को बहाल कर दिया गया। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत सकारात्मक है और इसको संविधान में बहुत कॉन्फिडेंसली राइट किया गया है। और जहां नियम कानून राइटिंग में होते हैं वहां विवाद नहीं होता है। विवाद कहाँ होता है? जहां नियम कानून राइटिंग में नहीं होते। उसका प्रमुख कारण क्या है? जब नियम कानून राइटिंग में नहीं होते तो उसका फायदा उठाकर वो अपने मन माफिक नियम बनाने की कोशिश करते हैं अराजक तत्व। ऐसी स्थिति में वहां परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन भारत में हर चीज क्लियर राइटिंग में है, इसलिए कहीं कोई विवाद होने के चांसेस बचते ही नहीं है।